जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है आपको? वालेकुम सलाम जी सर, क्लियर है स्क्रीन। अच्छा, हमने शुरू किया था इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का चैप्टर के भाई हमने किसी नई जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टर तो वो इसको इन्वेस्टर को क्या करेगा, प्रेज करेगा। प्रेज का मतलब इवेल्युएट करेगा, जायजा लेगा कि मुझे वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा था कि किसी न्यू प्रोजेक्ट में भी हो सकती है इन्वेस्टमेंट, या कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट आप उसको ग्रो करो, या कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वगैरह खरीद लो, तो ये भी एक किस्म की मेजर इन्वेस्टमेंट आप इसको कह सकते हो। तो आपने उसमें आपने जो था ना, मैक्सिमम पॉसिबल जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं ना, उनको क्या करना होता है, इवेल्युएट। इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये इसकी डेफिनेशन थी कि आपके पास जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल ऑप्शंस है ना इन्वेस्टमेंट के, आप उनको इवेल्युएट करो, उनका जायजा लो कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है। तो इसका नाम है, इसको कहते हैं, ये हमारी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है। फिर हमने इसमें मेथड पढ़े थे कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर कुछ मेथड होते हैं। तो एक है नॉन डिस्काउंटेड मेथड था, जिसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते थे। उसके अंदर दो टेक्निक्स थी। पहली टेक्निक्स थी सिंपल पे बैक पीरियड, फिर हमने सिंपल पे बैक पीरियड को भी पढ़ा था। तो आज हम ये सिंपल पे बैक पीरियड को दोहराएंगे, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड पढ़ेंगे और नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने कहा दो तरह की मेथड्स हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में। एक नॉन डिस्काउंटेड मेथड जिसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, और डिस्काउंटेड मेथड जिसको मॉडर्न मेथड भी कहते हैं। तो सिंपल पे बैक पीरियड उसकी पहली टेक्निक है। इसको सिंपल पे बैक पीरियड भी कह सकते हो, डिस्काउंट नॉन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी कह सकते हो, खाली पे बैक पीरियड भी कह सकते हो। ठीक है, ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड भी कह सकते हो, तो डिफरेंट नेम हो सकते हैं। और इसकी रीजन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्यों है, इसका रीजन ये था कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। तो आज हमारी बात टाइम वैल्यू ऑफ मनी से शुरू करेंगे हम, लेकिन उससे पहले सिंपल पे बैक पीरियड जो हमने किया था उसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। हमने जो सिंपल पे बैक पीरियड शुरू किया था, हमने कहा था कि भाई फॉर एग्जांपल हम ईयर 0 पे खड़े हैं, तो हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, तो जो इन्वेस्ट किया हमारे पास से चला गया। फिर हमें ईयर 1 में मिलेंगे 20,000, ईयर 2 में 25,000, 30,000, 25,000, 20,000। तो ये 5 साल के इनफ्लोज हैं। ये 5 सालों में हमें ये इनफ्लो होगा। ठीक है, इनफ्लो होगा ये। और ये हमारी जेब से क्या होगा, आउटफ्लो। ये हमारी जेब से पैसे जाएंगे लाख रुपया, तो ये इनफ्लोज हमारे आएंगे। तो हमने कहा था कि भाई हमने पे बैक पीरियड निकालना है। तो सिंपल पे बैक पीरियड की डेफिनेशन ये थी कि पीरियड इन विच द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड। वो टाइम पीरियड जिसमें आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए, रिकवर। तो हमने इनिशियली 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो हमने ये देखना है कि अमाउंट टू बी रिकवर्ड कितनी है, हमारी रिकवर करने वाली अमाउंट हर साल के एंड पे कितनी रह गई है। तो हम अगर ईयर 0 पे खड़े हैं तो 1 लाख रुपए अभी तक हमने रिकवर करना है। ईयर 1 का एंड मतलब ये होता है, ईयर 1 का मतलब होता है कि ईयर 1 का एंड और ईयर 2 का स्टार्ट। तो ईयर 1 के एंड तक आपको 20,000 मिल जाएगा। तो आपका ईयर 1 के एंड तक कितने वाला अमाउंट टू भी रिकवर्ड होगी, कितनी अमाउंट लेने वाली होगी। तो आप कहोगे 1 लाख में से 20 मिल गया तो 80, फिर 80 में से 25 मिल गया तो 55, 55 में से 30 मिल जाएगा तो 25, और 25 अगले साल का 25 मिल जाएगा, तो लेने वाला कुछ भी नहीं, अमाउंट रिकवर्ड कुछ भी नहीं। तो इसको कहते थे हमारा सिंपल पे बैक पीरियड जो है यहाँ पे कितना है जी, 4 साल। फिर इसमें हमने डिफरेंट सीन्स सिनेरियोज देखे थे, तो वो आपको याद ही होंगे सिनेरियोज, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। और अगर भूले मैं तो मेरे पिछले लेक्चर को ले लेना। फिर हमने कहा था कि टारगेट पे बैक पीरियड देखना, कि कंपनी का टारगेट है, कंपनी का टारगेट है कि 4 साल में उसकी इन्वेस्टमेंट उसको रिकवर हो जाए। इसके साथ मैंने लिख दिया कि कंपनी का टारगेट है, टारगेट होता है कंपनी का। और प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड मतलब ये हमें ऑफर में दिया कि हम 3.5 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट का जो है ना उसको वापस कर देंगे। तो हम कहेंगे कि अगर टारगेट पे बैक पीरियड ज्यादा हो और हमारा प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड हो कम, तो हम एक्सेप्ट करेंगे। यानी वो कह रहे हैं कि हम 3.5 साल में इन्वेस्टमेंट दे देंगे आपको वापस, और हमारा टारगेट था कि कम से कम 4 साल में मिल जाए। तो हमने कहा यार 3.5 साल में मेरी अच्छी बात है, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो ये हमने सिंपल सी यहाँ असूल बना लिए थे। फिर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को पढ़ रहे थे, तो यहाँ से बात हम करते हैं आगे कंटिन्यू। पीछे कोई सवाल है तो पूछ लो। नो सर। अच्छा, हमने डिसएडवांटेज में कहा था कि ये जो है ना, इट डज नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को कंसीडर नहीं करता। और जो कैश फ्लो है ना, पे बैक पीरियड के बाद के कैश फ्लो है उनको इग्नोर कर देता है। ये भी बात आपको याद होगी अच्छे तरीके से, ऐसे ही है। जी सर, ऐसा ही है। ठीक है, अब हम करने लगे हैं जी एडवांटेजेस शुरू। इसके एडवांटेजेस क्या है इस मेथड के, तो इस मेथड के एडवांटेज नंबर 1 है कि ये एक इजी मेथड है। एक तो बहुत आसान सा मेथड है, हमने ऊपर सीखा, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता। इजी और क्विक मेथड है टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड। हमें कोई हाई लेवल चार्टर्ड अकाउंटेंट बंदा नहीं चाहिए। हमारा मैनेजर भी इतना आसान मेथड है कि हमारा मैनेजर भी ना
इस मेथड को आसानी से समझ सकता है और इम्प्लीमेंट कर सकता है और हमें मशवरा दे सकता है कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। इजी एंड क्विक टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, कि आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हो और आसानी से समझ सकते हो, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है इतनी बड़ी। फिर दूसरा, ये हेल्प करता है, हेल्प इन लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स। लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स का मतलब है कि हमारे पास कंपनी के पास आने वाले सालों में प्रोजेक्शन आ जाती है कि भाई हमारे आने वाले सालों में अगर हमें 1 लाख रुपए चाहिए कंपनी को बचाने के लिए, तो आज हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें तो आने वाले सालों में 50,000, 60,000, 10,000 कैश फ्लो आएगा। तो नेट में देख रहे हो तो हमें 1,10,000 आ रहा है। तो कंपनी को ये जो एक कैश फ्लो सिस्टम बना के देता है कि आने वाले सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट इतने टाइम में रिकवर हो जाएगी, इतने आप प्रॉफिट कमाओगे, तो ये आपको लिक्विडिटी प्रॉब्लम से बचाता है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि मुझे आने वाले सालों में ये पैसे आएंगे अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की। ठीक हो गया। लिक्विडिटी का मतलब कि कंपनी के पास कोई पैसा ना हो, ऐसी सिचुएशन, उससे हमें ये बताता है, बचाता है। फिर ये यूज एज स्क्रीनिंग टूल, ये एक स्क्रीनिंग टूल पे इस्तेमाल होता है। उसका क्या मतलब होता है अभी देख लेते हैं कि ये स्क्रीनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब मिसाल के तौर पर स्क्रीनिंग टूल का क्या मतलब है, यह एग्जांपल बनाता है छोटी सी। हमारे पास ना इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है 10 जगह हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ के हमारे जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस, तो हम एक जगह, दो जगह, ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 जगह है जहां हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम सिंपल पे बैक पीरियड के थ्रू चल रहे हैं। तो सिंपल पे बैक पीरियड कहता है कि अगर आपका जो टारगेट पे बैक पीरियड है वो टारगेट पे बैक पीरियड ज्यादा है और प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड कम है, तो फिर आप उस प्रोजेक्ट को क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। हमने कहा कि ये जो है ना, पे बैक पीरियड लिख लेते हैं कि हमारा पे बैक पीरियड, पीबीबी का मतलब है कि पहला जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, ये हमें 10 सालों में रिटर्न देगा हमारी इन्वेस्टमेंट। ये 9 सालों में, ये 4 सालों में, ये 6 सालों में, ये 11 सालों में, ये 8 सालों में, फिर ये 9, 10, 12, 13, और हमारा टारगेट पे बैक पीरियड है। टारगेट पे बैक पीरियड ये है और ये हमें ऑफर हुई है, या जो प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड होता है वो है ये। हमारा टारगेट है कि 6 साल, 6 साल में हमें रिटर्न वापस हो, हमारी इन्वेस्टमेंट वापस मिले हमें 6 साल में, 6 साल में, 6 में, 6 में, 6 में, 6 में, 6। तो अकॉर्डिंग टू हमारा जो कंसेप्ट है सिंपल पे बैक पीरियड का, कि हमने उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है जिसका जिसका टारगेट पे बैक पीरियड ज्यादा हो और ऑफर या प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड, प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड जो है वो क्या हो, कम। यानी हमारा टारगेट है 6 साल और ये हमें इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में देगा वापस, 10 सालों में, तो इसको एक्सेप्ट करेंगे हम? नहीं। ये हमारा टारगेट है 6 साल, ये हमें देगा वापस इन्वेस्टमेंट 9 सालों में, हम नहीं करेंगे इसको एक्सेप्ट। हमारा टारगेट है 6 साल का, लेकिन ये हमें इन्वेस्टमेंट वापस करेगा 4 सालों में, तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। हमारा टारगेट है 6 साल का और ये हमें 6 सालों में ये देगा वापस इन्वेस्टमेंट, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन आगे कोई भी प्रोजेक्ट है उसको एक्सेप्ट हम नहीं करेंगे। ठीक है। तो हम कहेंगे कि 10 इन्वेस्टमेंट में से हमने पहले दो इन्वेस्टमेंट को चूज कर लिया कि ये जो दो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट नंबर 4, ये हमें हमारे टारगेट पे बैक पीरियड के अंदर पे कर रही है वापस इन्वेस्टमेंट को। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अब इन्वेस्टमेंट नंबर 3 और इन्वेस्टमेंट नंबर 4 में से अब देखते हैं बैठ के कि कौन सी इन्वेस्टमेंट हमको करनी चाहिए। अब हम सोचेंगे बैठ के कौन सी इन्वेस्टमेंट करें। अब हम इन दो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो बाकी मेथड्स हैं वो अप्लाई करेंगे बारी बारी, कि अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का मेथड यूज करें, नेट प्रेजेंट वैल्यू का मेथड यूज करें, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मेथड यूज करें, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का मेथड यूज करें। अब हमने क्या कर लिया, एक काफी सारी इन्वेस्टमेंट में से स्क्रीन आउट कर ली वो चीज
वो चीज स्क्रीन आउट कर ली जो हमारे लिए फिजिबल थी। तो अब बैठ के बजाय सारी 10 की 10 इन्वेस्टमेंट के ऊपर दिमाग खपाते रहो, तो ये जो सिंपल पे बैक पीरियड है ना, आपको स्क्रीनिंग टूल प्रोवाइड करता है कि काफी सारी इन्वेस्टमेंट वैसे आपने वो तो पहले फारिग करवा दी, अब आपके पास काम का माल बचा है। ये काम का माल एक स्क्रीनिंग टूल है, ये हमारा जो है ना सिंपल पे बैक पीरियड। समझ आई बात अब? कि ये समझ लो एक किस्म की छाननी है जो आपको छान के दे देती है काफी सारी इन्वेस्टमेंट में से कि भाई ये 3-4 इन्वेस्टमेंट है, इनको देख लो, इनके ऊपर डिफरेंट मेथड लगा के देख लो। तो स्क्रीनिंग टूल का मतलब छाननी है एक किस्म की। समझ आ गई? आगे समझ आ गई। तो यहाँ हमारा सिंपल पे बैक पीरियड होता है खत्म। अब हम आते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर। इसके हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लिए। अब हम आते हैं अपने असल कंसेप्ट की तरफ। देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को पढ़ने से पहले ना 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। हम ये हमें हमें पैसों की जरूरत थी, तो हम ना ये गए बैंक के पास। ये हमारा केस नंबर 1। ठीक है, तो हम गए बैंक के पास, हमने कहा बैंक हमें ना पैसों की जरूरत है। ये है जाहिद। ये जाहिद गया बैंक के पास और इसको जाके कहा सर मुझे पैसों की जरूरत है। उन्होंने कहा आप ये 1000 रुपये ले ले, आपको जो पैसों की जरूरत है। तो आप ना मुझे कितने टाइम बाद ये पैसा वापस करोगे? उसने कहा सर मैं 1 साल बाद ना 1 ईयर टाइम के बाद मैं आपको ये 1 साल बाद पैसा वापस दे दूंगा। तो वो कहेंगे अच्छा आप वापस कर देना, कोई मसला नहीं, जरूरत हो सकती है। लेकिन तो आप कहोगे सर ये मैं जब आपको वापस करूंगा आपका क्या है, आपको तो नुकसान हो जाएगा अगर मतलब आप अभी मुझे पैसे दे दो। तो उन्होंने कहा ऐसे नुकसान थोड़ी होगा, हम तो आप जब वापस करोगे ना तो हम पता है आपसे 1100 रुपये लेंगे। या वो कह दे कि मैं आप जब वापस करोगे ना तो आप इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट के ऊपर हम आपको दे रहे हैं कि अब आपको 10% सूद देना पड़ेगा, इसके ऊपर 10% सूद देना पड़ेगा। तो जाहिद क्या कहेगा कि मैंने प्रिंसिपल अमाउंट कितनी ली है? प्रिंसिपल का मतलब वो पैसे जो आपने इनिशियली लिए हैं, कितने लिए हैं? 1000 रुपये। ठीक है, और जब मैं वापस करने जाऊंगा मैं कहूंगा कि मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब कि 1000 क्या 10% मजीद पैसे देने पड़ेंगे वापस करके। और वो कितना बनेगा? 100 रुपये। और मुझे वहां जाके कितने पैसे वापस देने पड़ेंगे जब मैं 1 साल बाद वापस करने जाऊंगा? तो वो कितने होंगे? 1100। तो यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्ट समझ आया कि इंटरेस्ट क्या होता है। ये हो गया केस नंबर 1। अब मैं केस नंबर इंटरेस्ट। हाँ आगे सर जी समझ आ गई। ठीक है, अब यही जाहिद है। अब जाहिद ना थोड़ा सा मोटा हो गया, पहले वहां थोड़ा सा छोटा था, अब जाहिद क्या हो गया? थोड़ा सा मोटा। जाहिद बहुत अमीर है। ठीक है, खाता पीता बंदा है। जाहिद ऐसे गुजर रहा था बैंक के पास से, तो बैंक ने कहा सर सर बात तो सुने, बैंक के अंदर तो आए, आजकल बड़ा कारोबार चल रहा है आपका, तो सऊदीया से पैसे आ रहे हैं आपको, बड़े आजकल रियाल आ रहे हैं। तो सर बैंक को ना थोड़े पैसों की जरूरत थी, तो थोड़े पैसे अगर आप हमारे अकाउंट के अंदर रखवा देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। हमने कहा भाई कारोबारी बंदे हैं हम। जाहिद ने कहा ऐसे थोड़ी पैसे रखवा दूंगा तुम्हारे बैंक में। तो उन्होंने कहा सर आप ऐसा करें कि हमारे बैंक में ना 1000 रुपये रखवा दें, 1000 हमें दे दें। ठीक है, अब ये 1000 जाहिद ने दिए हैं, ठीक है, बैंक वालों को। तो जाहिद कहेगा फिर मुझे क्या फायदा भाई? वो कहेंगे एट 10% रेट के ऊपर रख लेंगे हम। वो कह रहे हैं डिपॉजिट कर दो हमारे पास, ये जमा करवा दो, हम आपको ना 10% सूद देंगे इसके ऊपर। उसने कहा इसका क्या मतलब? उसने कहा सर देखे ना, जब आप लोन लेके गए थे तो प्रिंसिपल अमाउंट थी 1000 रुपया, तो हमने कहा अभी प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है। हम जब आपको वापस करेंगे ना ये पैसे 1 साल बाद, हम इसके ऊपर 10% सूद लगा के देंगे, 1000 का 10% आपको देंगे। तो उसने जाहिद ने कहा अच्छा आप सूद दोगे, तो चलो यार मैं रखवा देता हूँ तुम्हारे पास। तो इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है कि आप अगर लोन लो तब भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, या फिर आप बैंक में अगर पैसे डिपॉजिट करवा दो तो आपको उसके ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। पैसे डिपॉजिट करवा दो तो इंटरेस्ट है क्या? अगर मैं यहाँ इंटरेस्ट की डेफिनेशन लिखूं कि भाई इंटरेस्ट है क्या,
कि पैसों को इस्तेमाल करने के बदले में हमने जो पैसे दिए वो इंटरेस्ट है। ये 1,000 रुपया हमने लिया और इस्तेमाल किया, इसको इस्तेमाल करने के बदले में हमने 100 रुपया जो दिया वो इंटरेस्ट है। ये 1,000 रुपया बैंक ने लिया और इस्तेमाल किया, उसको इस्तेमाल करने के बदले में बैंक ने हमें 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए, तो वो क्या इंटरेस्ट है। पैसे को इस्तेमाल करने के बदले में जो पैसे दिए जाते हैं उसको कहते हैं इंटरेस्ट। वो कह रहा है मनी पेड फॉर द यूजेज ऑफ मनी, कि भाई पैसा इस्तेमाल करने के बदले में जो पैसा दिया उसको क्या कहते हैं हम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्लियर है? जी सर। अब इंटरेस्ट दो तरह का होता है, एक होता है कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर ये क्या होता है अभी देख लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नीचे अपने सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। हम कहें कि सिंपल, पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझने से पहले ना हमें ये समझना पड़ेगा कि सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। फिर हमें समझ आएगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है क्या चीज, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जी सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ना सिंपल सी बात है, देखो ईयर 0 पे खड़े होके आज आज खड़े होके हमने ना क्या किया, हमने 1,000 रुपया ले लिया। हम गरीब हैं, ठीक है, 1,000 रुपया ले लिया, या बैंक ने हमसे 1,000 ले लिया, चलो मान लो बैंक ने 1,000 ले लिया, हम अमीर है। तो बैंक ने कहा कि सर मैं आपको ना 10% सूद का रेट है, 10% सूद दूंगा, इसके ऊपर 10% सूद दूंगा। और सूद की जो रेट है वो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये जो 10% निकला हुआ है ये सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है सर, कि आपकी जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इज अप्लाइड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर सूद की परसेंटेज लगती है। सर वो क्या होता है अभी पकड़ लेते हैं, एक सेकंड। देखो यदि 1,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया, मैं अगर कहूं कि आज के आज खड़े होके जो बैंक को मैंने पैसे दिए हैं 1,000 रुपया, ठीक है, मैं बैंक से कहूं अभी वापस करो, अभी वापस करो मुझे 1,000 रुपया, तो बैंक को मुझे ऊपर कोई पैसे देने पड़ेंगे? नो सर। नो सर, क्योंकि उसने इस्तेमाल ही नहीं किए, पैसा इस्तेमाल ही नहीं किया। तो इंटरेस्ट तब पैदा होता है, इंटरेस्ट इज द एलिमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अपने पास लिख लेना ये बात को, कि इंटरेस्ट एलिमेंट है किस चीज का, टाइम का। कि वक्त गुजरने के साथ आप पैसे को इस्तेमाल करोगे, फिर ही तो पैसे के बदले पैसा दोगे, तो उसको कहेंगे हमारा इंटरेस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर कहूँ कि मेरा क्या बनेगा, ईयर 0 पे इंटरेस्ट, ये है 1,000 पे, मुझे ईयर 0 पे वापस मिलना है। ईयर 1 पहला साल आ गया। अब पहले साल के एंड में मैं कहूँ कि मुझे कितने पैसे वापस मिलने हैं बैंक से, तो मैं कहूंगा ये 1,000 भी मिलना है, प्लस इस 1,000 का 10% भी मुझे मिलना है। ऐसे ही है, तो मुझे मिलने हैं टोटल 1,100 रुपए बैंक से। फिर जब मेरा आ जाएगा ईयर 2, तो मैं कहूंगा कि मुझे इसमें ईयर 2 के अंदर ये 1,000 रुपया तो मिलना ही मिलना है, सॉरी ये जो 1,100 रुपये ये तो मिलना ही मिलना है, प्लस 1,000 का 10%, जो 1,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया था उसका 10% मुझे साथ मिलेगा, मतलब मुझे कितने मिलने हैं, 1,200 मिलना है। ईयर 3 के ऊपर मैं कहूंगा मुझे 1,200 रुपये तो मिलना ही मिलना है, प्लस जो 1,000 इन्वेस्ट किया था उसका 10% और मिलेगा तीसरे साल में, तो मुझे 1,300 मिलना है तीसरे साल के एंड पे। ईयर 4 पे मैं कहूंगा कि सर मुझे ये 1,300 रुपया तो मिलना ही मिलना है, प्लस मुझे जो 1,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया था उसका 10% मिलना है, तो मैं कहूंगा जी मेरे 1,400 रुपये बनते हैं। अब देखो हमारी ये जो परसेंटेज है ना, ये जो हमारी परसेंटेज है,
इंटरेस्ट की परसेंटेज किसके ऊपर लग रही है? प्रिंसिपल अमाउंट पे। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है? ये प्रिंसिपल अमाउंट है। तो कितने पैसे आपने इनिशियली इन्वेस्ट किए थे। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमारी जो परसेंटेज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे लगता है? प्रिंसिपल अमाउंट पे हमारा सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का रेट प्रिंसिपल अमाउंट पे लग रहा होता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो सर इसमें आपके पास एक अजम्पशन होती है, वो अजम्पशन क्या है सर? प्रिंसिपल पे क्यों लग रहा है? वो अजम्पशन ये है, देखें, सिंपल रेट ऑफ रिटर्न कहता है कि जो रिटर्न है ना, रिटर्न इज नॉट री इन्वेस्टेड ईच ईयर। हर साल ना जो रिटर्न है ना वो इन्वेस्ट नहीं होता, हर साल जो रिटर्न है ना वो इन्वेस्ट नहीं होता। इसका क्या मतलब है सर? अगर मैं मिसाल से समझाऊं, ये देखो, हमने 1,000 पे इन्वेस्ट किया ईयर 0 पे खड़े होके, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 1 साल गुजरा और हमें मिलने कितने हैं? 1,000 रुपया प्लस 100 रुपया मजीद, हमें टोटल मिलना है 1,100 रुपया। हमें टोटल मिलना है 1,100। हमने हमने 1 साल बाद ये 100 रुपया बिजनेस में से निकाल लिया। हमने कहा यार 100 रुपया देना, जरा तुमने हमारा 100 रुपया देना था। उन्होंने इसमें से ये 100 रुपया लेके हम चले गए, ठीक है। अब अगले साल जो है, ये 100 रुपया तो दोबारा इन्वेस्ट हुआ ही नहीं। फिर दोबारा किताबों में ये 1,000 रुपये इन्वेस्ट हो गया। अब हमें 1,000 रुपये कितना मिलना चाहिए? 10%। फिर हम इसमें से 100 रुपया निकाल के ले गए। तो ये जो 100 हमें मिलता है, ये क्या री इन्वेस्ट हो तो ही नहीं पाता। इन्वेस्टमेंट हुई कितने की होती है? 1,000 रुपये की। तो हमें 1,000 का 10% हर साल 100 मिलता रहता है। या हम ये समझ लो कि आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे तो देखो ये 1,200 1,300 लिखा है, आप समझो कि ये 1,000 है ना, तो ये बन गया टोटल 1,100। अब आप कहते हो उसको कि भाई ये जो मेरा 1,000 जो सूद का 100 रुपये है ना, ये अपने पास रखी रखो, लेकिन आप इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते किसी जगह पे। मेरा जब दिल चाहा मैं ले लूंगा। मैंने ईयर 1 के एंड पे लिया ही नहीं, लेकिन बैंक इसको री इन्वेस्ट नहीं कर सकता। जब भी कोई पैसा इन्वेस्ट किया होता है तो आप उसको मांग नहीं सकते, बैंक से मांग नहीं सकते, तो ये री इन्वेस्ट नहीं हुआ। फिर जब इस साल में मुझे 1,100 मिलना है प्लस इस साल का जो सूद है, मैंने कहा इसको भी री इन्वेस्ट ना करना। मैंने तुमसे 200 रुपये लेना है, ईयर 2 के एंड तक मैं कभी भी आऊंगा, ईयर 2 तक मेरा 200 रुपये बनता है तुम्हारे पास, मैं तुमसे ले लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है यार, ये तो कभी भी आ सकता है, इसको री इन्वेस्ट ना करो। तो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है कि भाई आपका जो ये एजम्पशन लेके चलनी है कि जो आपका रिटर्न है ना वो दोबारा री इन्वेस्ट नहीं हो रहा। तो अब कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं सर, उसमें हमारी उलट बात होगी बस। ये क्लियर है? इसके बाद मैं आगे चलूं फिर? जी क्लियर है बिल्कुल। तो ये आ गया कंपाउंड रेट ऑफ, सर इसमें भी हम वही एग्जांपल बना लेते हैं सिंपल। हमारा रेट ऑफ कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आर का मतलब रेट, 10%, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया कि ईयर 0 के ऊपर खड़े होकर हमने 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। ये 10% हर साल मिलेगा पर ईयर। हमने 1,000 रुपये क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। अब ईयर 0 पे खड़े होकर हमें कोई सूद मिल सकता है? प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है हमारी? 1,000। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 1,000। और इस साल के एंड तक हमें इस ईयर 0 पे खड़े होकर कोई सूद नहीं मिलेगा, तो हमने बैंक से कितने लेना है? 1,000। अब आ गया ईयर 1, हमने कहा कि हमें ये 1,000 तो मिलेगा मिलेगा, प्लस इस 1,000 का 10% भी मिलेगा। हमें कितने मिलने हैं जी? 1,100 रुपया मिलना है। ईयर 2 पे क्या होगा सर? हम कहेंगे कि अब जो 1,000 मैंने तुम्हें प्रिंसिपल की मद में दिया था, प्लस मैंने जो तुम्हें सूद भी दिया था, उसको भी री इन्वेस्ट करो, मैं तुमसे लूंगा ही नहीं। हमने कहा इसका मतलब हमें ये 1,100 भी मिलना है। अब हमने जो इन्वेस्टमेंट की है ना, 1,000 तो की ही थी, वो भी री इन्वेस्ट कर दिया, प्लस जो हमने 100 कमाया वो भी री इन्वेस्ट कर दिया, मतलब यही 1,100 रुपया री इन्वेस्ट कर दिया। इसमें जो इंटरेस्ट का रेट है वो किस चीज के ऊपर लगेगा? हमारी प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं लगेगा, यानी हमारी ईयर एंड की जो वैल्यू आ रही होगी उसके ऊपर लगेगा। किसके ऊपर? जो परसेंटेज है
परसेंटेज रेट है वो किस चीज पे लगेगा, क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर लगेगा, साल के एंड पे जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा। ठीक है, इस साल के एंड पे मैंने 1100 रुपये लेना था उनसे। मैंने कहा कि यार वो 1100 जो मैंने लेना है, 1000 तो मैंने तुम्हें दिया था प्लस 100 तुमने मुझे उसके ऊपर सूद भी देना है, तो तुम ऐसा करो वो 1000 भी रखो, उसको री इन्वेस्ट करो और 100 को भी री इन्वेस्ट करो। तो यानी हमने 1100 क्लोजिंग बैलेंस इसको री इन्वेस्ट कर दिया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि जो आपका इंटरेस्ट है ना वो री इन्वेस्ट हो जाता है। तो हमने कहा परसेंटेज भी इसके ऊपर लगनी चाहिए। अब मुझे 1100 का 10% मिलेगा, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट 1000 की नहीं की हुई, 1100 रुपए की हुई है। तो मुझे कितने मिलेंगे, 1210। तो जब ईयर 3 आएगा तो मैं कहूंगा भैया मुझे 1210 रुपए तो मिलने ही मिलने हैं, 1210। अब तक जो मैंने सूद कमा लिया वो कितना कमा लिया, 101 कमाया था और 110 रुपए का सूद एक कमा लिया, तो ये भी दोबारा री इन्वेस्ट करो। तो यानी कि क्लोजिंग बैलेंस को री इन्वेस्ट करो और रेट की परसेंटेज किस पे लगाओ, क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर। तो मैंने कहा 1210 तो मिलना है, लेकिन इस 1210 का 10% भी मिलना मुझे, और वो कितना आएगा, 1331। और ईयर 4 पे अगर मैं कहूँ मुझे 1331 तो मिलना है, प्लस इस 1331 का मुझे अल्लाह आपका भला करे 10% भी मिलना। तो मतलब मुझे कंपाउंड कंपाउंड रेट पे 146, देखो ये 1464 आ रहा है, देखना। जी जी 1464.1 आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हमने एजम्पशन क्या ली, यहाँ पे हमारी एजम्पशन है कि जो रिटर्न हमें मिलना है ना, रिटर्न का मतलब इंटरेस्ट जो सूद उसके ऊपर हमें मिलना है, वो रिटर्न इज री इन्वेस्टेड। रिटर्न हमारी री इन्वेस्ट हो जाती है हर साल, ईच ईयर हम उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं, उस जो रिटर्न हमें आ रही है। अब यहाँ खड़े होकर देखो ईयर 0, जिस दिन हमने ये हमारा था आउटफ्लो कि हमारी जेब से ये पैसे गए, और ये अगले सालों में मुझे इनफ्लो आने हैं, आए नहीं है, आने हैं। पहले साल के एंड पे आएगा मुझे 1100, दूसरे साल के एंड पे आएगा 1210, तीसरे साल के एंड पे आएगा 1331, चौथे साल के एंड पे आएगा 1464 रुपए। या अगर आप इसको ऐसे करो कि 1000 इन्वेस्ट करके पहले साल के एंड पे आपको मिलना चाहिए, अगर पहले साल के एंड पे आप अपने पैसे वापस मांग लो बैंक से, तो बैंक आपको देगा 1100। और अगर आप कहो कि बस सूद सूद दे दो, तो 100 रुपए दे देगा सूद सूद। अगर आप दूसरे साल के एंड पे मांग लो पैसे, तो वो 1210 देगा। तीसरे साल के एंड पे मांग लो तो 1331 देगा। चौथे साल के एंड पे मांग लो तो 1464 देगा। अगर आज ही मांग लो तो वो कितने देगा, वापिस आपको आपके 1000 पे पकड़ा देगा। तो ये 1000 क्या सर, ये प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब आज की मौजूदा वैल्यू। 1000 की आज वैल्यू क्या है, 1000। और इसी 1000 की वैल्यू 4 साल बाद क्या हो जाएगी सर, इसी 1000 की वैल्यू 4 साल बाद, ये फ्यूचर वैल्यू है, 4 साल बाद ये 1000 जो है ना, ये 1464 रुपए बन जाएंगे। तो आपने सुना होगा ये पुराने वक्तों की बात कि भाई आज के, वो कहते हैं ना कि आज का जो 1 रुपया है ना उसकी इतनी कदर नहीं है। ठीक है, आज का 1 रुपया, पुराने वक्तों का 1 रुपया ऐसे है कि जैसे आज का 1000 या 10,000 रुपया। ये बात सुनी है आपने बड़े लोगों के मुंह से। जी ठीक है, कि आज का 1 रुपया ऐसे, आज का जो 10,000 है वो ऐसे है कि जो पिछले टाइम का 1 रुपया। तो इसका मतलब है कि पैसे की, वक्त गुजरने के साथ पैसे की जो वैल्यू है ना उसमें चेंज आता है, ऐसे ही है। अब जी अगर मैंने यहाँ इंटरेस्ट निकालना हो, तो देखो इंटरेस्ट का मतलब होता है, यहाँ पे अगर मैं सूद निकालूं कि मुझे 1000 के ऊपर सूद कितना मिला, तो इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, अपने पास लिख लेना, इसको नोट डाउन कर लेना, कि फ्यूचर वैल्यू में से अगर मैं माइनस कर दूं प्रेजेंट वैल्यू, ये थी फ्यूचर वैल्यू में से माइनस कर दूं मैं प्रेजेंट वैल्यू, तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, इंटरेस्ट। ये मैंने फार्मूला बना दिया। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करके देख लेता हूँ कि फ्यूचर में मुझे कितने पैसे मिलने हैं, 1464। फ्यूचर वैल्यू कितनी है जी, 1464 रुपए। और प्रेजेंट आज आज ही पैसे, आज जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं प्रेजेंट वैल्यू आज ही ईयर 0 पे खड़े होके वो कितना किया, 1000। तो इसका मतलब मुझे 464 रुपए का सूद मिलेगा
4 साल के एंड पे, 4th ईयर के एंड पे ये आ जाएगा 4 साल में कितना मैं सूद कमाऊंगा। कोई मुझसे पूछ ले कि आप भाई 3 सालों में कितना सूद कमाओगे, तो मैं कहूंगा इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ 3 सालों में कितना कमाऊंगा। कि 3 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, 1331। ये 1000 की 1331 फ्यूचर वैल्यू होगी, और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आज 1000 रुपया, तो मैंने 331 रुपये मेरी 3 साल बाद इसकी क्या होगी, 3 साल बाद इसका क्या होगा इंटरेस्ट। ये बात समझ आ गई यहाँ तक? जी तो यहाँ पे छोटी सी बात हम करते हैं कि देखो, इस सारी बातों से ना जो बात पता लगी ना, कि जो पहले का 1 रुपया था ना, ₹1 पहले का, ओल्ड, पुराना 1 रुपया था। आज के जो ₹10,000 है ना, ओल्ड का 9, आज के, ये समझ लो 1980 का 1 रुपया है। और आज 2025 में जो आपके पास ये 10,000 आ रहा है, ये 2025 का 10,000, इसकी जो पावर है वो ज्यादा है। 1 रुपए की पावर ज्यादा है, कि पहले जो काम 1 रुपए में हो जाता था, आज वो 10,000 रुपए में हो रहा है कहीं जाके। तो पावर किस में ज्यादा है? इसकी पावर क्या है, ज्यादा। और इस 10,000 की पावर क्या है, कम। ठीक है, कि हम ये कहें कि वैल्यू ऑफ मनी जो है ना, वैल्यू ऑफ मनी, कि पैसे की जो कदर और कीमत है ना, वो फॉल कर जाती है या डिक्रीज हो जाती है फ्यूचर में। ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी फ्यूचर में क्या हो जाती है, डिक्रीज, डिक्रीज हो रही है। पैसे की कीमत में क्या हो रहा है, कमी आ रही है। इसका क्या, इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर आज आपके पास जो चीज आप 1000 में ले सकते हो ना, 5 साल बाद वही चीज आपको, वही चीज, हमारे ऊपर सवाल में आया था 1464 रुपए जवाब, वही चीज 1464 रुपए में लेनी पड़ेगी। आज, आज जितनी ताकत 1000 रुपए में है ना, उतनी ताकत 5 साल बाद 1464 रुपए में होगी। ये है जी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, कि वक्त के साथ जो है ना पैसे की कदरों कीमत में क्या इंक्रीज और डिक्रीज आता है। यहाँ तक बात समझ आती है? जी चलो अब हम आते हैं इसके जो असल कॉन्सेप्ट हैं उनकी जानिब, और वो क्या है कि सर ये जो हमने इतने लंबे काम किए हैं ऊपर, मैंने जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया है, अगर मैंने 50 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की होगी किसी जगह पे, तो मैं बैठ के ऐसे 50 साल, ईयर 0 से लेके 50 साल तक जाऊंगा। और अगर किसी एक जगह पे गलती कर दी, तो इसका मतलब मैंने सारी जगह सारी वर्किंग गलत कर दी। तो सर इसके लिए ना हमारे पास, इसके लिए हमारे पास फार्मूले दिए गए हैं, तो उन फार्मूलाज को यूज करना है हमने। तो पहला फार्मूला जी, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है सर, कि जो प्रेजेंट वैल्यू है ना, हमने उसको पकड़ के ना फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट कर देना। कि आज के, आज के 1000 रुपया है, वो कल के कितने पैसे बनेंगे। ठीक है, मसलन हमने क्या किया था, हमारा उसी सवाल को पकड़ते हैं, हम कहते हैं इसके लिए जो हमारा हमारा जो फार्मूला है ना, वो ये है कि हमारी फ्यूचर वैल्यू बराबर होती है प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r⁻n। आर का मतलब है इंटरेस्ट रेट, उसकी परसेंटेज, एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो हमारा ऊपर सवाल था कि हमने 1000 पे इन्वेस्ट करना था। अब हमने 1000 की 5 साल बाद या 4 साल बाद फ्यूचर वैल्यू देखनी है, कि फ्यूचर में, फ्यूचर के कितने पैसे हों वो आज के 1000 के बराबर होंगे। तो हमने कहा 4 साल बाद हमने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है ना, तो हमने प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज हमने अगर 1000 पे इन्वेस्ट किया, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था कितना, 1 + 10%, और हमारा यहाँ पे आ जाएगा कितने साल जी, 4। तो देखो क्या आता है जवाब, 1464 रुपये आते हैं। देखो आ रहा है 1464।
जी। तो ये एक डायरेक्ट हमने 50 साल बाद की भी वैल्यू निकालनी हो तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया कि फार्मूला क्या है जी, हमारी फ्यूचर वैल्यू बराबर होती है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन, कि आज की हजार की 4 साल बाद क्या वैल्यू होगी। वो ये कि आज का हजार जो है 4 साल बाद 1464 में इतनी ताकत होगी जितने आज के हजार में। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। ठीक है। अगर इसके ऊपर हम एक छोटा सा क्वेश्चन करना है यहाँ पे, वो ये, अगर मैं 5,000 इन्वेस्टेड नाउ, 9% पर ईयर हमारा रेट है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आफ्टर 10 साल बाद इस इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी। तो हमने कहा कि इसकी हमने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है 10 साल बाद। तो फ्यूचर वैल्यू तो बराबर होती है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। तो हमने कहा कि अगर आज हम 5,000 इन्वेस्ट करें तो 10 साल बाद आर हमारे पास रेट कितना दिया, 9%। 9% का मतलब क्या होता है, 0.09 रेज टू पावर 10। साल कितने, 10। ये 9% है ना, 9 का मतलब होता है 9 डिवाइडेड बाई 100, ये बन जाएगा 0.09। ठीक है, तो इस तरह वहां आप 9% भी ले सकते हो, लेकिन फिर कैलकुलेटर में परसेंट लिखना। तो 5,000 की क्या फ्यूचर वैल्यू बनती है, ये बन जाएगा 11,837। तो हम कहेंगे कि जो अगर आज हमने इन्वेस्टमेंट 5,000 की ना, तो 5 साल बाद ऐसे ही है जैसे आपने 11,837 रुपए इन्वेस्ट किए। तो मैं अगर ऐसे इसको मैं उल्टा भी सोच सकता हूँ। देखो यहाँ आप थोड़ा सा उल्टा सोच के देखो। उल्टा क्या सोचना है कि फ्यूचर में मुझे अगर 11,837 किसी ने देने हो, तो मैं उसको कहूं कि भाई कि तूने मुझे 10 साल बाद 11,837 रुपए देने हैं, तो आज ही अगर वो मुझे दे दे तो कितने देगा। प्रेजेंट वैल्यू देगा। हाँ, 5,000 देगा, वो हमें 5,000 देगा ना। वो कहेगा कि अगले सालों के 11,837 रुपए की जो वैल्यू है ना, वो आज 5,000। 5,000 के बराबर है। हम्म। तो मैं यहाँ अगर इंटरेस्ट निकालना चाहूँ कि भाई इसमें इंटरेस्ट कितना है, तो बस वही इंटरेस्ट का फार्मूला यही है कि फ्यूचर वैल्यू में से आपने प्रेजेंट वैल्यू को क्या करना है, माइनस। तो फ्यूचर वैल्यू है 11,837, हमारी प्रेजेंट वैल्यू दी गई है 5,000। तो हमने सिक्स इस थाउजेंड 6, 6,836। इसको 37 कर लो राउंड ऑफ करके। ये इंटरेस्ट हमने कमाया जी, ठीक हो गया। ठीक हो गया। लेकिन इस मेथड को ना ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करते। लोग ये नहीं देखते कि फ्यूचर की क्या वैल्यू होगी। लोग पता क्या कहते हैं, लोग ये देखते हैं, देखो, लोग कहते हैं डिस्काउंटिंग के मेथड को यूज करते हैं। सर डिस्काउंटिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग का उलट समझ लो एक किस्म का। कंपाउंडिंग आपको बताता है फ्यूचर की वैल्यू, डिस्काउंटिंग आपको बताएगा आज की वैल्यू। जैसे हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। अब हमने इसमें से फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला निकालना। तो अगर मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ये फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो प्रेजेंट वैल्यू बनेगी फ्यूचर वैल्यू, उसको डिवाइड कर दो 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। ठीक है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला आ गया। आपको पता है कि बटे के नीचे अगर बटा होता है तो जब उसको ऊपर लेके जाना होता है तो ऐसे हो जाता है, फेयर वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन हो जाता है। ये पता है आपको। जी जी। ठीक है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला आ गया कि प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला ये है और प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला ये है। अच्छा, इसको कहते हैं, ये जो एरिया है ये, अगर मैं इसको यूं हाईलाइट कर दूं, ये एरिया और ये एरिया होता है, इसको कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं, ये आपका डिस्काउंट फैक्टर है। डिस्काउंट फैक्टर का क्या मतलब, आप 1 प्लस रेट है 10%
और रेस टू पावर करो 5 साल, तो यहाँ पे आपका जवाब आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग, मैं अंदाजा लगाता हूँ 0.05 आ रहा है। तो डिस्काउंट फैक्टर को अगर प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाता है, फ्यूचर वैल्यू। ये डिस्काउंट फैक्टर को प्रेजेंट वैल्यू, सवाल में बाज होगा तो आपको डिस्काउंट फैक्टर निकाल के दे देता है, आपको कहता है प्रेजेंट वैल्यू ये है किताबों में 1000 रुपया, डिस्काउंट फैक्टर है आपका 0.05, बताओ फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो आपकी आसानी के लिए ये इसको सोल्व कर देता है। और इसमें प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा, -n से निकला होगा, तो यहाँ पे कैसे निकला होगा, 1 + 10% रेज टू पावर -5। तो ये छोटी सी बात है, इसको याद रख लेना। समझ आ गई बात? ठीक हो गया। चल अब हम अगली बात करते हैं, जो मेन बात है। वो कह रहा है 50,000 विल बी रिकवर्ड, 50,000 आपको रिकवर्ड होंगे आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद। आपको 10 साल बाद 50,000 मिलेंगे। कैलकुलेट, क्या करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट करें आप नाउ, जबकि आपको रेट दिया गया 5%। हम कहेंगे कि भाई एक इन्वेस्टमेंट अगर हम आज कर दें ना, तो 10 साल बाद उस इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको 50,000 मिलेगा। तो हम कहेंगे कि तो हमें आज जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ना, वो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं हम उसकी, कि जो 50,000 प्रेजेंट वैल्यू होती है फ्यूचर वैल्यू, पहले फार्मूला लिख लेते हैं अभी शुरू शुरू है, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + r⁻⁻n। तो हम कहेंगे कि भाई अगर हम फ्यूचर में हमें मिलना है 50,000 इंटू 1 + r, कितना है हमारे पास 5%, 5% का मतलब 0.05 r⁻10। तो फ्यूचर में 10 साल बाद जो 50,000 मिलना है ना, उसका मतलब है कि आज आज मुझे 30,700 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आज अगर मैं 30,700 की इन्वेस्टमेंट करूं, तो 10 साल बाद मुझे क्या मिलेगा, 50,000 रुपया। ये समझ आती है? आ गई। और मैंने सूद कितना कमाऊंगा मैं इसके ऊपर, मैंने इंटरेस्ट निकालना हो तो वही इंटरेस्ट का तो वही फार्मूला सर, फ्यूचर वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू को माइनस कर दो। फ्यूचर वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, 50,000, प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई, 30,700, तो इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास 19,300। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटरेस्ट। तो अब ये समझ आ गई सारी बात यहाँ तक? जी जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। अब हमारा जी मेथड नंबर 2 अब हम पढ़ने लगे हैं। एक हमने पढ़ लिया था सिंपल पे बैक पीरियड, आज हम पढ़ने लगे हैं दूसरा मेथड, उसका नाम है डिस्काउंटेड पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो इसकी इसकी डेफिनेशन क्या होगी डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड की, वही जो उसकी थी, उसकी क्या थी, पीरियड इन विच द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं कि पीरियड इन विच ये सारे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके ना नोट्स बन जाए और आप इसको एक बार पढ़ लो और आपके सारी चीजें रिवाइज हो जाए। पीरियड इन विच द इनिशियल, अरे ये अगर दूसरी टाइप आता जो ऊपर सब कुछ पड़ा है वो क्या है? हाँ तो अभी वो बताने लगा हूँ देखो, कि ये वो थी नॉन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अब इसमें हमने क्या करना है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो मैं अगर ये ऊपर जाता हूँ और ऊपर से सवाल को कॉपी करके लेके आता हूँ, चलो मैं अपने पास लिख लेता हूँ खुद ही सवाल।
अच्छा जी, हमारे जो कैश फ्लो है ना, वो जी ये दिए गए हैं नीचे, कि अगर हम ईयर 0 में इन्वेस्टमेंट कर दें, वही जो हमने की थी पिछले सवाल में, 1 लाख रुपए की अगर हम इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, तो हमें ईयर 1 में पैसे कितने मिलने हैं, ईयर 2 में कितने पैसे मिलने हैं, ईयर 3 में, ईयर 3, ईयर 4, और ये आ जाएगा आपके पास क्या, ईयर 5। तो मैं कहूंगा ईयर 1 के एंड के ऊपर मुझे मिलने हैं जी 40,000, यहाँ मुझे मिलने हैं 50,000, यहाँ मुझे मिलने हैं 10,000, यहाँ मुझे मिलने हैं 5,000, यहाँ मुझे मिलने हैं 50,000। इसका सिंपल पे बैक पीरियड निकालना है पहले, तो पहले वाली चीज को दोहराते हैं सिंपल, ताकि दोनों के अंदर फर्क समझ आए। अगर मैं सिंपल पे बैक पीरियड से चलूं, सिंपल पे बैक पीरियड इसका निकालूं, तो हम यहाँ लिखते थे अमाउंट टू बी रिकवर्ड, ऐसे लिखते थे ना, जी तो हमने लिख लिया था अपने पास अमाउंट टू बी रिकवर्ड, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे। अच्छा, हमने कहा जी 1 लाख रुपए हमने रिकवर करना है, ईयर 0 पे ऊपर खड़े होकर देखे तो 1 लाख रुपए ये भी हमें मिलना है, ठीक है। अभी कुछ भी अमाउंट टू बी रिकवर, मतलब पूरे का पूरा अमाउंट अभी रिकवर होना है, तो पहले साल के एंड तक मुझे 40,000 मिल जाएगा, तो अमाउंट टू बी रिकवर्ड कितना हो जाएगा, 60,000। दूसरे साल के एंड तक मुझे 50,000 रुपये मिल जाएगा, तो कितना अमाउंट टू बी रिकवर्ड होगा, 10,000। और तीसरे साल के एंड तक मुझे 10,000 मिल जाएगा, अमाउंट टू बी रिकवर्ड क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पे 5,000 आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ भी 50,000 आ जाएगा पॉजिटिव, लेकिन हम इसको क्या कर देते थे, इग्नोर, ऐसे ही है ना, ये हम गिनते ही नहीं थे। हम कहते थे हमारी इन्वेस्टमेंट का सिंपल पे बैक पीरियड भाईजान कितना बनता है, हमारी इन्वेस्टमेंट का अगर मैं सिंपल पे बैक पीरियड निकालूं, तो हमारी इन्वेस्टमेंट 4 सालों में, 1 2 3, देखो 1 2 3 3 सालों में हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, हमारी रिकवर हो जाएगी, ऐसे ही है। पे बैक पीरियड क्या है, 3 इयर्स, 3 सालों में हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, रिकवर। समझ आई है यहाँ तक बात। जी तो अब इसको ध्यान में रखना। अब हम आते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। वो क्या कहता है, वो कहता है देखो सर, ये आपका इनफ्लो, सॉरी आउटफ्लो, ये पैसे आपकी जेब से जाएंगे, और ये पैसे आपको फ्यूचर में पहले साल में मिलेंगे, दूसरे में मिलेंगे, तीसरे में मिलेंगे, ये आएंगे आएंगे पैसे आपकी किताबों में आपके पास आएंगे। तो ये देखो, डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड में आपने पता क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू को निकालना है। सर प्रेजेंट वैल्यू को क्यों निकालना है, कैसे निकालना है, देखो, ये वो ये वो पैसा है जो मुझे 1 साल बाद मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा। और अगर आज ही मिले, हमने तो फ्यूचर वैल्यू को नहीं देखना ना, हमने ये देखना है आज ही मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने लगा हूं, कि अगर मैं आज इसके अंदर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करूं, आज जो मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसके बदले में आज ही मुझे कितने मिल रहे हैं, आज के हिसाब से मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं, लाइक और लाइक का कंपैरिजन हो जाएगा। 10 40 हजार। आज लाख लाख ही मिलेगा अगर आज ही आप चेक। नहीं नहीं, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, कि अगर मैं आज लाख रुपया इन्वेस्ट कर देता हूँ ना, तो मुझे मिलेगा 50 और 40 और 50, 90 90 और 10, 100, 1,55,000 मुझे आने वाले 5 सालों में, आने वाले सॉरी 1 2 3 4 5 सालों में मुझे मिलेगा। मैंने लाख रुपया किया इन्वेस्ट, और मुझे आने वाले सालों में मिलेगा 1,55,000। हमने अभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट पढ़ा, हमने कहा कि यार अगर हम आज लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हो सकता है हो सकता है वो हमें जो पैसे दे रहे हैं, हमें उसने कहा कि मैं बेवकूफ बनाता हूँ तुम्हें, देखना कैसे, कि इसको कहो कि भाई तुम आज 1 लाख रुपए दे दो,
मैं तुम्हें फ्यूचर में 1,55,000 दूंगा। अक्लमंद बंदा कहेगा कि भाई फ्यूचर में जो 1,55,000 5 साल बाद मिलना है, अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, एक मिसाल है। ऊपर आओ, अब थोड़ी सी बात अगर लंबी हुई है तो हम ना बात को लंबी करते हैं। यहाँ ये देखो, एक बंदा आया, उसने कहा सर आप ना अगर 5,000 रुपये अभी इन्वेस्ट कर दोगे ना, 5,000 अभी इन्वेस्ट, मैं आपको फ्यूचर में ना 6,837 दूंगा, 6,837 दूंगा। हमने कहा अच्छा, अभी हमने खड़े होके ना हमने अंदाजा लगाया, हमने कहा यार अगर 6,837 वो हमें दे रहा है फ्यूचर में, तो मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू आज देखूं 6,8 में कितनी ताकत है, इसमें कितनी ताकत है। तो मैंने यही किया और मैंने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। इफ प्रेजेंट वैल्यू बराबर होती है फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस रेट था 9%, 0.09 बेस टू पावर कितने साल बाद, 10 साल बाद, इसको -10 कर दिया, तो इसका जवाब आएगा 5,000। क्योंकि ये तो पागल बना रहा है भाई मुझे। मेरा 5,000 लेके आज जो मुझसे 5,000 लेके जा रहा है, मुझे फ्यूचर में दे रहा है 6,837 रुपए। तो आज जो मेरी 5,000 की कीमत है, 10 साल बाद भी वही कीमत है। बात नहीं समझ आई। वो बंदा मुझे दे रहा होता फ्यूचर में जाके 7,000 रुपया, मैं कहता हाँ ये 7,000 रुपया जो मुझे मिल रहा है ना, आज इसकी कीमत ज्यादा है। बात समझ आ रही है? प्रेजेंट जितने वैल्यू की कीमत तो वही होगी ना जो इन्वेस्ट करेंगे। जितने जितने की कीमत वाली चीज है, मैं आप और मैं ना सौदा कर रहे हैं, मैं आप और मैं यहाँ सौदा कर रहे हैं खड़े होके। आपने ना कि एक गाड़ी निकलवाई है 11 करोड़ रुपए की, ठीक है। वो गाड़ी ना आने वाले वक्तों में हो जाएगी 13 करोड़ रुपए की। आपने 11 करोड़ रुपया ना, आपने 11 करोड़ रुपए वाली गाड़ी दे दी मुझे। आपने कहा ये लो, मैंने वादा किया मैं फ्यूचर में आपको ना यही गाड़ी निकलवा के दूंगा, यही गाड़ी निकलवा के दूंगा। तो भाई आपको बदले में गाड़ी क्या मिल रही है? यही। आपका कोई फायदा हो रहा है? आपको नजर आ रहा होगा सर 2 करोड़ रुपए का तो फायदा हो रहा है मुझे। सर 2 करोड़ इस गाड़ी की कीमत में इजाफा हो गया। आज उस गाड़ी, वो गाड़ी ही आज उतने की है। मिल आपको कह रही है गाड़ी वही जो आपके पास खड़ी थी। हाँ, ये होता कि इस गाड़ी के अलावा भी 2 करोड़ आपको मिल रहा होता तो आप कहते कि हाँ ये गाड़ी भी रिकवर होगी और प्लस 2 करोड़ रुपए भी मिल गया मुझे। अब समझ आती है बात। यहाँ पे अगर आप 5,000 रुपये आज इन्वेस्ट कर दो, तो आने वाले वक्तों में आपको मिलेगा 6,837 रुपये। तो सर आने वाले वक्तों में मुझे फायदा क्या हो रहा है इससे? पागल हूं मैं? जितनी जितने की आज 5,000 की ताकत है, 6,837 रुपए की 5 साल 10 साल बाद उतनी ताकत होगी। तो मुझे इसमें फायदा क्या हुआ? वो तो उसने 10 अपने पास संभाल के रखे, 5,000 को इस्तेमाल कर लिया और फ्यूचर के 5,000 मुझे दे दिया। जिस फ्यूचर के 5,000 कितने बनते हैं? 6,837 रुपए। तो मुझे क्या फायदा हुआ? सही हो गया। तो अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो सिंपल सी बात भाई, डिस्काउंटेड कैश फ्लो में हम क्या निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। कि भाई ये जो 40,000 मिलना है, ये मुझे कब मिलना है? 1 साल बाद। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा मैं। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा? इस 40,000 को पकड़ूंगा कि प्रेजेंट वैल्यू बराबर होती है फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आर। रेट आप अज्यूम कर लो, आपके पास दिया गया सवाल में 10%। 1 प्लस आर कितना? 10%, यानी इसको 0.01 कर लो। रेज टू पावर -1। 1 साल बाद प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पे 1 साल गुजर जाएगा, 1 साल पीछे बुलाना है हमने। इसको इन सबको हम कहाँ बुला रहे हैं? ईयर जीरो पे। कि अगर आज हमें मिलेंगे तो कितने मिलेंगे देखते हैं। अच्छा, ये 50,000 इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो कैसे? 50,000 इंटू 1 प्लस 0.01 रेज टू पावर -2, इसकी निकालनी हो। या अगर मैं सिंपल ऐसे ही करूँ कि देखो ऐसा कर दूं, ये तो ज्यादा आसान हो जाएगा। वो ये इस फैक्टर को उठाऊं, इसको यहाँ रखूं, इसके कहूं कि ये जो है ना 40,000, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा। इस 50,000 को मल्टीप्लाई करो इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 1.01 रेज टू पावर
1 प्लस 0.01 रेज़ टू पावर -3, और इसको मल्टीप्लाई करो 1 प्लस 0.01 रेज़ टू पावर -4, और इसको मल्टीप्लाई करो 1 प्लस 0.01 रेज़ टू पावर -5। ये इंटरेस्ट रेट और नंबर ऑफ ईयर, 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद। और अगर आप यहाँ करो 1.1 प्लस 0.01 रेज़ टू पावर कितने साल बाद, कोई साल 0, आज ही खड़े हो। तो भाई इसका सारे का जवाब आ जाएगा 0, सॉरी इस सारे का जवाब आ जाएगा 1। इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करोगे ना, इसका जवाब आ जाएगा 1। तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा 1 लाख से, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 लाख। तो जो ईयर 0 पे खड़ी होती है ना चीज, उसकी प्रेजेंट वैल्यू वही होती है, ठीक है। अब हम इनकी ठीक प्रेजेंट हो वैल्यू गया। निकालें अगर, तो वो क्या बनेगी, 36360। दूसरे साल की प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगी, 41300। इनको टोटल करते हो, मैं यहाँ से टोटल कर रहा हूँ, आप इन सब का टोटल करते हो। 3415 31050, क्या टोटल बनता है इनका, 119635। 119635, 1,19,635 रुपए। देखो अब मुझे फायदा नजर आ रहा है कि आज मेरी जो पेमेंट है ना, एक मेरा लाख रुपया, वो मुझे फ्यूचर में 19,635 रुपए का मुनाफा देगा, प्लस मुझे 1 लाख रुपए भी वापस कर देगा। बात समझ आई। आगे लेकिन सर जी वो 1,19,000 कीमत तो उसकी 1 लाख के बराबर ही होगी ना तब। इस बात को ना देखो, समझो छोटी सी बात, मुझे फ्यूचर में ये मिलना है ना, मिलना तो मुझे ये है 1,55,500, 1,55,000 रुपया, ये मिलना है मुझे फ्यूचर में। मैंने कहा कि ये जो 1,55,000 है, इसकी अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो बनेगी ये 11,000, 1,19,635 रुपए। तो मैंने कहा कि मुझे फ्यूचर, आज अगर मैं 1 लाख दे रहा हूं, 1 लाख देने के बाद मुझे फ्यूचर में मिलेगा 1,55,000। तो इसका ऐसा मतलब है कि मुझे आज ही 19,635 रुपए का फायदा हो रहा है, जो कि अगले 5 सालों में मुझे मिलना है फायदा। सही है। मुझसे कोई पूछे कि तो अगर आपने सारे इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना कमाया, तो मैं कहूंगा कि मेरी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 119635। फ्यूचर वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू माइनस करते हैं ना, तो फ्यूचर में मुझे कितने मिलेंगे, 1,55,000। और इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 119635। कितना आ जाएगा जवाब, ₹35,365। 35,365 है जी सूद। यह जी सूद, प्लस मुझे मेरा मुझे जो 1,55,500 मिलना है ना, अगर आज उसकी कीमत, मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालता और वो आज ही 1 लाख रुपए निकल आती, तो मैं कहता भाई तुम तो मेरे साथ गेम कर रहे हो। फ्यूचर आज भी मेरे पास लाख रुपए है, और जो फ्यूचर में मुझे चीज मिलेगी उसकी कीमत भी लाख रुपए होगी। कम से कम कोई ऐसी चीज मिले जिसकी फ्यूचर में कीमत ज्यादा हो। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें 1,55,000 रुपए दूंगा। तो हमने कहा अच्छा 1,55,000 की अगर आज कीमत निकालूं तो वो 1 लाख से ऊपर बन रही है, 1 लाख से ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब इसके अंदर 1 लाख से ज्यादा दाम है जो पैसे मिलने हैं मुझे। यार ये नहीं समझ आती ना बात, तो बस इसके ऊपर मट्टी डालो, ये लेक्चर नहीं को नहीं दोबारा। बस ठीक है मैंने। ठीक है। अब ये आ गई थी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू। हमने यहाँ पे क्या करना होता है, इसमें सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकालना थी, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के अंदर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी हमने। ठीक है। अब अगला स्टेप वही है जो उसमें किया था, कि हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट टू बी रिकवर्ड, कि हमने कितनी अमाउंट रिकवर करनी है। देखो ये आ गया ईयर 0 के ऊपर, तो हमने रिकवर करनी है खड़े होके यहाँ पे 1 लाख, क्योंकि इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 1 लाख। हम सारी प्रेजेंट वैल्यू को लेके जा रहे हैं।
इस 1 लाख में से 36,360 रुपए मुझे पहले साल के एंड पे मिल जाएंगे, तो बाकी कितने मिलने वाले रह जाएंगे, माइनस करके बताओ। मेरे पास लिखा हुआ है, मैं इसको जल्दी जल्दी लिख सकता हूँ, लेकिन आपके हाथ से एक बार खुद ब खुद हो जाए सर। इस 1 लाख में से मुझे 36,360 एक साल के अंदर अंदर मिल जाएगा। 63,640 रुपए। शाबाश, 63,640। इस 63,640 में से मुझे 41,300 मिल जाएंगे दूसरे साल के एंड तक, तो कितने मिलने वाले रह जाएंगे? 22,340। 22,340। 22,340 में से मुझे 7,510 मिल जाएंगे तीसरे साल के एंड तक, कितने मिलने वाले रह जाएंगे? 14,330। 830। 14,830। इस 14,830 में से मुझे 3,415 रुपए मिल जाएंगे अगले चौथे साल के एंड तक, तो कितने मिलने वाले रह जाएंगे? 11,415। 11,415। 11,415 में से मुझे पूरे के पूरे मिल जाएंगे, उल्टा एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो मैं कहूंगा कि इस इसमें 5वें साल के एंड पे मुझे यहाँ पे क्या हो गया, हो रही है रिकवर। अब यहाँ पे हम क्या करते थे कि ज्यादा अमाउंट अगर मिल जाए तो हम ऐसे निकालते थे कि 4 साल तो है हमारा पे बैक पीरियड, लेकिन डिस्काउंटेड में भी वही करेंगे, बस एक प्रेजेंट वैल्यू के नया कॉलम डाला है बस, और तो कुछ भी नहीं किया। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड वो कितना है कि भाई 4 साल तो है ही है, प्लस हमने पढ़ा था अमाउंट टू बी रिकवर्ड। अमाउंट टू बी रिकवर्ड कितनी है? 11,415। उसको नेक्स्ट कैश फ्लो कितना है हमारे पास? 3,105। इस पे डिवाइड कर देते थे, याद है? अमाउंट टू बी रिकवर्ड को नेक्स्ट कैश फ्लो 3,1050 पे डिवाइड करो तो क्या जवाब आएगा आपके पास? 4 साल और मैं कर देता हूँ 0.36 ईयर, या इसको आप कह दो कि 4.36 ईयर्स। और वो अगर आपसे पूछ ले कि मंथ में कितना है, तो आप क्या करोगे? 4 ईयर प्लस 0.36 को मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 महीने होते हैं एक साल के अंदर, तो ये बन जाएगा तकरीबन 4 साल प्लस 4 मंथ। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही करते थे हम। अब यहाँ पे हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं, कंक्लूजन छोटा सा। तो वो क्या है कि हमने सिंपल पे बैक पीरियड निकाला था ना, जो मैंने ऊपर संभाल के रखा था, ये सिंपल पे बैक पीरियड ये कितना? 3 साल। सिंपल पे बैक पीरियड, इस ये रूल आएंगे वो एमसीक्यूज में टेस्ट करेगा, तो अब लिख लो, या इसको लिख लो पॉइंट टू पॉन्डर, याद करने की बात है। पहली बात नंबर 1, हमने कहा जो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है ना हमारा, पे बैक पीरियड वो ज्यादा है, 4 साल और 4 महीने आए। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड हमारा हमेशा ज्यादा होगा किससे? नॉन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड से। नॉन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कितना आया था? 3 साल। वजह क्या है? सिंपल सी वजह सर, क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है और ये नहीं करता है, तो इस वजह से इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये पहला पॉइंट याद रखना है कि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड हमेशा ज्यादा होता है नॉन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड से। ये नीचे एग्जांपल दे दी। पॉइंट नंबर 2, अगर इफ इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा ना, तो हमारा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी जो है ना वो इंक्रीज करेगा। और इफ हमारा रेट जो है वो डिक्रीज करेगा, रेट कौन सा?
इंटरेस्ट का रेट। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और सिंपल पे बैक पीरियड का रेट के ऊपर क्या फर्क है सर? वहां तो हम कोई डिस्काउंटिंग करते ही नहीं है, तो सिंपल पे बैक पीरियड में तो कुछ होगा ही नहीं, रेट इस्तेमाल ही नहीं होता। रेट चेंज हो या ना हो तो उससे तो कुछ लेना देना है ही नहीं। सिंपल पे बैक पीरियड, उसमें अगर रेट चेंज हो, वो सेम ही रहता है। हाँ चेंज होगा मतलब ऊपर जाए या नीचे आए तो क्या होगा, नो इफेक्ट। तो ये एमसीक्यूज याद रखना। ठीक हो गया। जी। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट हजम हो गया। यहाँ तक हो गया तो आगे करूँ बात, हिम्मत है? आगे से जी क्या क्या रहता है इसके अलावा? इसके बाद हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू का मेथड शुरू करना है। वो बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है। कहते हो तो शुरू कर लेते हैं, नहीं तो फिर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख के खत्म करते हैं क्लास। एडवांटेज और डिसएडवांटेज। चलो जी एडवांटेज देखते हैं सबसे पहले। ये किसके आ रहे हैं, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के एडवांटेजेस आ रहे हैं। भाई इसका एडवांटेज भी यही है कि वो क्विक और इजी है। इजी टू कैलकुलेट, आसानी से निकाल सकते हैं, बस प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखना है, वो कौन सा मुश्किल है। इजी टू कैलकुलेट और अंडरस्टैंड, भाई इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। ये हेल्पफुल होता है किसमें, वो वहाँ लिक्विडेशन प्रॉब्लम में था ना, ये हेल्पफुल इन कैश प्रॉब्लम्स, लिक्विडेशन में भी लिख सकते हो। फिर इसको भी आप यूज करते हो किस चीज के लिए, स्क्रीनिंग टूल के लिए। स्क्रीनिंग टूल पढ़ लिया हमने डिटेल से। फिर इसका एक फायदा क्या है कि ये कंसीडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है जी, इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे? डिसएडवांटेज? नहीं नहीं, डिसएडवांटेज तो मैं बताता हूँ, ये जो मेरे ऊपर पॉइंट लिखे हैं एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। नो नो, एक डिसएडवांटेज तो ये भी होगा ना, इसका पे बैक पीरियड थोड़ा लंबा होता है। नहीं, पे बैक पीरियड लंबा नहीं होता, वो तो उसकी टेक्निक है। जो कैश फ्लो आता है ना आफ्टर पे बैक पीरियड आर इग्नोर्ड, उसको इग्नोर कर देता है ये। वो तो सिंपल में भी इग्नोर हो हाँ जाता है। सिंपल में भी इग्नोर करते थे, इसमें भी हमने इग्नोर कर दिया, तो ये एक डिसएडवांटेज है। हालांकि हमें यहाँ पे भी देखो पैसे मिलने हैं, इसमें भी उस पैसों को तो हम खाते में ला ही नहीं रहे। तो ये था जी हमारा आज का कंसेप्ट। इसके बाद है नेट प्रेजेंट वैल्यू। वो बड़ा आसान है नेट प्रेजेंट वैल्यू, अगर मैं कहूँ तो 3 सेकंड लगेंगे या 5 सेकंड लगेंगे समझाने में। चलिए समझा दें। फिर हम कल दोबारा बात शुरू कर लेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू की, उससे ही शुरू करेंगे चलो। लेकिन सिर्फ अब पढ़ लेते हैं कि वो है क्या, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। देखो अभी 1 मिनट में कैसे निकलती है नेट प्रेजेंट वैल्यू। हम जाएंगे ऊपर, इस सवाल को पकड़ेंगे। ये हमने किया इसके ऊपर पेस्ट, और इस बाइक को ले आएंगे। सर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कहता क्या है, वो कहता है जैसे ये सब कुछ कुछ कहते थे तो वो भी कुछ कहता होगा। तो वो कहता है कि आपने पता क्या करना है, आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज में से
अगर आप माइनस कर दो ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, और आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू की बेसिस के ऊपर डिसीजन लेना है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। हमने कहा ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो का क्या मतलब, अभी अभी हमने ये सीखा है कि भाई हमारी जो आउटफ्लो होना है हमारे पास से वो कितने का होना है, आउटफ्लो कितने का होना है जी 1000, ये वाला, ये हमारा आउटफ्लो लिखा हुआ है जिसको मैंने ऊपर लिख के बताया था कि हमारी जेब से कितने जाना है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, यही 10,000। तो अगर मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, उसको एनपीवी भी कहते हो आप, तो हम यहाँ निकालने लेते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, जो आपको पैसे आने हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू, और उसमें से माइनस कर दो आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो हमने कहा जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, ये इनफ्लो हमें ये आना है, 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 इन सब की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कितना है, 1,19,000। 1,19,635 रुपये। और हमारी प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, ये दी हुई, यही है ना इसकी प्रेजेंट वैल्यू बताया था ऊपर। जी तो इसका इसका एनपीवी इसकी क्या आ गई, सीधा 19,635। 19,635। अब हमने यहाँ पे ना लास्ट बात कर रहा हूँ कि खत्म, टाटा बाय बाय। 19,635 आ गई। तो मैं अगर आराम से कहूँ कि ये पॉजिटिव आई है क्या, ये पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आई, तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है ना, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कहता है कि उस प्रोजेक्ट को उस इन्वेस्टमेंट को अब एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जैसे वो ऊपर टारगेट शारगेट वाली दी हुई थी ना सिंपल पे बैक पीरियड में, यहाँ पे भी दिया हुआ। इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है कि भाई अगर तो तुम्हारी नेट प्रेजेंट वैल्यू आए पॉजिटिव तो उसको करना क्या, एक्सेप्ट, और अगर तुम्हारी नेट प्रेजेंट वैल्यू आए नेगेटिव तो उसको करना तुमने रिजेक्ट। तो सर अगर अगर ऐसा हो जाए, लास्ट बात सिर्फ, फिर कल इस बात को कंटिन्यू करेंगे। एक जगह हमने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, तीसरा, इनके हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ली, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो ली, और हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आई 1,000 रुपया, इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आई 2,000 पॉजिटिव, इसकी आई 4,000 पॉजिटिव। तो सर ये तो सारी पॉजिटिव आ गई है, तो क्या सारों को हमने एक्सेप्ट कर लेना है। इसमें फर्दर नेट प्रेजेंट वैल्यू कहता है कि उसको एक्सेप्ट करना जो पॉजिटिव हो पहले नंबर पे, और पॉजिटिव में भी जो सबसे ज्यादा हाई वैल्यू हो ना उसको एक्सेप्ट करना। सेकंड इसका क्राइटेरिया क्या है, मोस्ट हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू को आपने चूज करना है। तो ये क्या होती है, क्यों निकाली गई है, ज्यादा वाली को क्यों लेना है, कम वाली को क्यों नहीं लेना, कल करेंगे बात। ठीक है। मोस्ट हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू इज chosen among given investment options। दिए गए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू हो तो उसको आपने चूज करना है, हाईएस्ट पॉजिटिव एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, कोई सवाल तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं क्लास। बनाओ सर, पीडीएफ शेयर कर देना मत। ठीक है।